सबसे पहले लाख टके की बात में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड की सियासत में पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वायरल वीडियो से मचा बवाल अब और बढ़ गया है। एक पुरानी मुंबई डांस पार्टी का जिक्र करते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी घिर गए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के वायरल डांस वीडियो के बाद अब मुंबई की एक पुरानी पार्टी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को घेरते हुए गंगाजल की कसम खाने की चुनौती दी है। गणेश गोदियाल ने तो बात उठाई नहीं, बात उनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने उठाई और मैंने ये कहा, जो मैंने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि उस मेरे द्वारा दी गई उस भोज में वो भी आमंत्रित थे। मैंने ये भी कहा कि भाई नाचना कोई अनैतिकता का वो तो है नहीं, हमने कुछ ने खाना खाया, कुछ लोग खाना खाए और नाचे। अब उसमें महेंद्र भट्ट बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मेरे साथ आए और कहीं गंगा जल लेके हम दोनों जो है एक साथ कसम खा लें कि भाई कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। वहीं महेंद्र भट्ट ने गोदियाल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गोदियाल झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सहारे किसी की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो मैं इन बहुत सारे पत्रों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि गणेश गोदियाल जी ने कहा नरोबा कुंजरोबा अस्वस्थामा होतो आता। पहले ही सिद्ध कर दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इस झूठ के साथ किसी की हत्या करने का उनका प्रयास है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता सब समझती है और मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। ये विवाद 24 साल पुरानी मुंबई पार्टी तक पहुंच गया है, जहां चैंपियन ने गोदियाल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर भी डांस क्लब में शामिल होने का दावा किया है। कांग्रेस ने इसे चैंपियन की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश बताया। दोनों तरफ से बयानबाजी और चुनौतियां जारी हैं, जिससे उत्तराखंड की सियासत में नैतिकता और चरित्र का मुद्दा उछल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी सीएम योगी जापान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दौरा किया। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी और यामानाशी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने अपने जापान के दौरे के दूसरे दिन यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च और प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा किया। यहां उन्होंने पावर टू गैस सिस्टम को करीब से देखा और सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन उत्पादन करती हुई इस पूरी प्रक्रिया को समझा। ये तकनीक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने यामानाशी के गवर्नर से मुलाकात की। निवेशकों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने बच्चों के साथ नजर आए। इस दौरान बच्चों ने सीएम को श्लोक भी सुनाए। भवानी सहितम नमामि। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को यूपी में निवेश का न्योता दिया। साथ ही यामानाशी और यूपी के बीच एक समझौते पर भी साइन किए। इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। यूपी में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन पर हमारा विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, पर्याप्त जल संसाधन है। उस राज्य में उद्योगों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में इसकी उपयोगिता किस रूप में हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की यह तकनीक उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के
प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। सीएम योगी का ये दौरा यूपी को ग्लोबल लेवल पर स्वच्छ ऊर्जा लीडर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जापान की तकनीक और यूपी की क्षमता से मिलकर भविष्य की ऊर्जा क्रांति संभव होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बाल यौन शोषण के आरोपों पर वार पलटवार लगातार जारी है। आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक और नाम का खुलासा करने की बात कही है, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद ने मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उधर दिनेश फलाहारी महाराज ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नार्को टैक्स की मांग की है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यूपी में बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, जहां ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि माघ मेले, कुंभ, वाराणसी मठ, बद्रीनाथ, जोशीमठ और जबलपुर के नरसिंह आश्रम में गंदा काम हुआ। जल्द ही साजिश में शामिल एक और बड़े नाम का खुलासा होगा। देखिए, ऐसा है कि अभिमुक्तेश्वर नाम का व्यक्ति जो धर्म की आड़ में धार्मिक भावना भड़काने का काम करने वाला व्यक्ति, हमेशा सनातन के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति की पोल सामने आ गई है। वह कितना बड़ा कुकर्मी, राक्षस, कालनेमी, जितनी उनकी बात कहें वो कम है। जहां बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, वो राज्य हैं, वहां से बच्चों को जिनके माता पिता खत्म हो जाते हैं बाढ़ में, उनको खरीद के लाते हैं और अपने आश्रम में रखवाते हैं। और जो वीआईपी आते हैं, पहले तो ये लोग करते हैं आपस में, तो जो वीआईपी आते हैं उनके सामने परोसने का काम ये लोग करते हैं। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मेडिकल रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली। जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है। उधर दिनेश फलाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी के नार्को टेस्ट की मांग कर डाली। आशुतोष ब्रह्मचारी के द्वारा जो छोटे छोटे बटकों को पहला फुसलाकर, पैसा का लोभ देकर और शंकराचार्य भगवान के लिए ऐसे घिनौने आरोप लगवाए, मेरा राष्ट्रपति जी महोदय से यही प्रार्थना है कि ऐसे सभी व्यक्तियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। फिलहाल तो ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की सुनवाई तक पहुंचा है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे सनातन धर्म की छवि पर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान किताब पर सख्त कार्रवाई की है। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले विवादित अंश को लेकर कोर्ट ने पूरी किताब पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। चीफ जस्टिस ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया और कहा कि माफी काफी नहीं है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़ा एक बड़ा विवाद सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब पर बैन लगा दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी की और कहा, ये एक सोची समझी साजिश है। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। ऐसी किताब बच्चों तक पहुंचना गलत होगा। माफी मांगना काफी नहीं है, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने किताब की सभी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां जब्त करने, प्रकाशन वितरण पर बैन लगाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि एनसीईआरटी ने किताब वापस ले ली है और माफी मांगी है। ये अनजाने में हुआ। जिम्मेदार लोगों को भविष्य में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े काम नहीं दिए जाएंगे। केंद्र ने भी माफी मांगी और कहा कि विवादित हिस्सा हटाया जाएगा। कुछ जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार एक वास्तविक समस्या है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को
सिस्टम समझाना और सुधार के उपाय सिखाना होना चाहिए, न कि एक तरफा नकारात्मक छवि बनाना। अलग अलग जजेस के ऊपर अलग अलग कोर्ट्स में उन शिकायतों पे भी वो एक्शन लेगा, क्योंकि ये चीज लगातार पिछले कई सालों में देखा गया है कि निष्पक्षता का जो सवाल है आज की तारीख में न्यायपालिका के ऊपर भी वो सवाल उठता हुआ दिख रहा है। तो ये देश के लिए, हमारे संविधान के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका और साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के मन में जो शंका है उसको भी दूर करे। फिलहाल कोर्ट ने शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक संतुष्टि नहीं होगी सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, मायावती ने आज सुबह जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला उससे सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सपा द्वारा कांशीराम जयंती मनाए जाने के दावों के बीच मायावती की ये जो बातें हैं, ये रिएक्शन जो सामने आया है वो काफी अहम माना जा रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। मायावती ने कहा कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और बसपा विरोधी रहा है। बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों का सम्मान नहीं बल्कि अपमान और तिरस्कार ही सपा की नीति रही है, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कांशीराम का मुद्दा ऐसा है जो मायावती और उनकी पार्टी के लिए उसके वजूद से जुड़ा हुआ है। तो अगर जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी कांशीराम को लेकर अपना कोई हक जता रही हो और उनको लेकर बड़े आयोजन की तैयारी कर रही हो, तो बहुजन समाज पार्टी का बिफरना और मायावती की नाराजगी का होना ये लाजमी है। वहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बचकर चलना चाहती है ताकि दलित वोट बैंक का नुकसान न हो। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का अगर कोई समर्थन करता नजर आ रहा है तो वो बसपा नजर आ रही। इसलिए बसपा को बहुत दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी मान्यवर कांशीराम जी की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में क्यों मना रही है। जबकि निषाद पार्टी का दावा है कि मायावती का ब्राह्मण कार्ड नहीं चलेगा, ब्राह्मण बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ ब्राह्मण को वोट नहीं देता, वो खुद अपने सम्मान के लिए अपने उनके जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ रहता है, क्योंकि सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि और सुख सत्ता देती है और सत्ता उनकी है। यूपी में जिस तरह के हालात बने हैं उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हर हाल में दलित वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। मायावती का एक्स पर किया गया ये पोस्ट न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए गुस्सा दर्शाता है बल्कि उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द साफ तौर से बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर के कहीं से भी सकारात्मक रवैया अपनाने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और मेरठ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आरोपी पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को सरेआम गोली मारी थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आरोपी पति ने पत्नी की भी हत्या करने की धमकी दी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर में उसे पकड़ लिया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ के बहसूमा थाना इलाके में प्रदीप नाम के शख्स ने सुरेंद्र उर्फ सुनील की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। आरोपी ने पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग का बदला लेने के लिए सनातन धर्म मंदिर के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर आए प्रदीप ने सुरेंद्र की कमर और कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर खुद को जिम्मेदार बताया। मृतक सुरेंद्र का आरोपी प्रदीप की पत्नी के साथ प्रेम संबंध था।
करीब 1.5 साल पहले वो महिला अपने पति का घर छोड़कर सुरेंद्र के साथ फरार हो गई थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की थी और साथ भी रह रहे थे। इसी बात से नाराज प्रदीप ने बदला लेने की कसम खाई थी। आरोपी प्रदीप को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थीं। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने उसे एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। प्रदीप के दोनों हाथों में देसी तमंचे थे और वो खुद को मारने की बात कह रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे समझा बुझाकर खुद को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। हमारी बात सुन ले। बड़ा हाथ बिल्कुल चश्मे वाले जिनसे भी बात होगी ये रे ना वाले आ रहे हैं, साहब आ रहे, 2 मिनट रुक जाओ, साहब आ रहे, वही आएंगे साहब। कुछ नहीं होगा, तूने जो किया वो भाई अपने उससे किया, कानून तेरी मदद करेगा। कानून कोई नहीं मदद करता कि आज तक 1.5 साल से आज तक तो मदद नहीं करी कानून ने। भैया यार जब मैं कह रहा हूँ जब एसपी आ रहे की सजा हत्यारे प्रदीप ने पत्नी के प्रेमी का कत्ल करने के बाद अपनी पत्नी को भी मारने की धमकी दी, लेकिन थाना बहसुमा पुलिस ने उसे वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने वीडियो में कुछ पुलिसकर्मियों पर उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया। इसकी विभाग गहराई से जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा एक दूसरे के हो गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में उनकी शादी का जश्न चल रहा है। सुबह तेलुगु रीति रिवाजों से रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा ने शादी रचाई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग, 7 जन्मों के बने हमसफर, एक दूजे के हुए रश्मिका और विजय देवरकोंडा। भारतीय सिनेमा के पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा झीलों के शहर उदयपुर में शादी के बंधन में बंध गए। आईटीसी मोमेंटोज होटल में रश्मिका और विजय की तेलुगु रीति रिवाजों से शादी हुई। सुबह से ही वेडिंग वेन्यू को पारंपरिक सजावट, फूलों और रोशनी से सजा दिया गया था। शादी में रश्मिका और विजय के परिवार के अलावा करीबी लोग शामिल हैं। सोशल मीडिया पर विरोश के नाम से मशहूर इस जोड़ी की शादी में 2 अलग अलग रीति रिवाजों से शादी करने का फैसला लिया गया। विजय के परिवार की पारंपरिक तेलुगु हिंदू रस्मों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। 24 फरवरी से ही शादी के प्री वेडिंग कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। दोनों सितारों ने परिवार के साथ डिनर पार्टी, पूल पार्टी में जमकर एंजॉय किया। यही नहीं, रश्मिका और विजय के दोस्तों और परिवार के बीच विरोश प्रीमियर लीग नाम से क्रिकेट मैच भी रखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को शुभकामनाएं दी है। शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में भव्य रिसेप्शन रखा जाएगा, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। रश्मिका और विजय सिर्फ रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो प्यार, सम्मान और परंपराओं के संगम से लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।